आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। रियासत झारखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। अबुआ सरकार ने दिया 1,45,400 करोड़ का बजट। 7 मेडिकल कॉलेज, 3 यूनिवर्सिटी और 5 बिजनेस स्कूल अवाम के लिए खोले सरकार ने खजाने। जमशेदपुर में 4 दिन की दिवाली। जमशेदजी टाडा की जयंती पर रोशनी से नहाया शहर। टीएसपीसी नक्सली संगठन का सेकंड सुप्रीमो आक्रमण। गंजू हुआ गिरफ्तार। अमेरिकन राइफल सहित भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा हुआ बरामद। पीएम मोदी ने गुजरात में जंगल सफारी का लिया आनंद। गिर नेशनल पार्क में दिखा लॉयन सफारी करते पीएम मोदी का अलग अंदाज। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास है। अबुआ सरकार ने अपनी राज्य की जनता के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। देखिए तफसीली रिपोर्ट। झारखंड के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार अपना बजट पेश कर चुकी है। वित्त मंत्री ने 1,45,400 करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया है। इसमें मैया सम्मान योजना के लिए बड़ा ऐलान किया गया। बजट में इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य की साख भी बढ़ी है महोदय। इस वर्ष इसमें 638 करोड़ 13 लाख रुपए का पुनः निवेश करने का प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, राज्य की कर्मियों के सेवानिवृत्ति होने पर आर्थिक जोखिमों से दूर कर उन्हें एक सुरक्षित आर्थिक स्रोत सुनिश्चित कराने हेतु पुनः लागू पुरानी पेंशन योजना का वित्तीय भार कम करने के दृष्टिकोण से पेंशन कोष का गठन किया गया है। इसके लिए वर्ष 2023-24 में 700 करोड़ रुपए एवं 24-25 में 780 करोड़ रुपए निवेश किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 832 करोड़ रुपए का निवेश हेतु बजट प्रस्तावित है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं, जो गत वर्ष से लगभग 13% अधिक है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित झारखंड वासियों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। बात शिक्षा की करें तो रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का ऐलान किया गया। किसानों को कृषि यंत्रों के लिए 140 करोड़ रुपए, तालाब डीप बोरिंग के लिए 203 करोड़ रुपए, उद्यान विकास योजना के लिए 304 करोड़ रुपए, वहीं मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख का प्रावधान शामिल किया गया। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 255 करोड़ रुपए, फसल बीमा के लिए 350 करोड़ रुपए। इन बड़े वादों के अलावा भी झारखंड के हर वर्ग, हर इलाके के लिए खास प्रावधान इस बजट में शामिल किए गए। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस बजट को ऐतिहासिक बजट कहा है। झारखंड की जनता की बजट है। अरे पीछे नीचे कीजिए ना, मुहे में आगे। आदिवासी, मूलवासी और तमाम वर्गों को लेकर इस बजट को बनाया है। हमारी सरकार ने हमेशा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी हमेशा से योजनाओं को लाया है। इस बार भी आप इस रूप को देख पाएंगे। बिल्कुल प्रावधान किया जा रहा है इस बजट में, इस मुख्य बजट में, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की समस्या आगे आने चाहिए। कटौती नहीं लग रही, मुझे कोई कटौती नहीं लग रही। जिस तरह से बजट पेश होगा उसमें और सारी चीजें क्लियर हम लोगों को दिखाई देगा, मगर मुझे नहीं लगता है कि कोई कटौती होगा, विशेष रूप से कृषि जैसे मंत्रालय को, जिसका एक बहुत अहम भूमिका है इस राज्य में। हर एक वर्ग की जो भी आवश्यकताएं हैं, विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये बजट रहेगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति अपना आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जे हब और स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना होगी। बजट को अबुआ बजट का नाम दिया गया है। और जब मैं बिहार में विधायक हुआ करता था तो इस विषय को मैं बराबर रखता हूँ।
मैंने ये देखा है कि कई ऐसे विकसित राष्ट्र, जैसे आप बात कर रहे हैं जापान का, तो वहाँ 60% फॉरेस्ट है और 40% पर बाकी कल कारखाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मुझको ये आज भी लगता है और मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि जो वन होना चाहिए 1/3 33% टोटल एरिया का, वो झारखंड में नहीं है। ग्रेजुअली अगर आप 1950 से तुलना करते चलेंगे तो आप देखेंगे कि वो वनों की कटाई हो, वनों को क्षति पहुंचाया गया और धीरे धीरे शुद्ध जो प्योर फॉरेस्ट है वो प्योर फॉरेस्ट में बहुत कमी आई है। और जो देखिए गौर करिएगा, मैं कह रहा हूँ प्योर फॉरेस्ट, जंगल झाड़ को भी फॉरेस्ट माना जाता है, लेकिन जंगल झाड़ का जो फॉरेस्ट है वो हमारे जलवायु को बेहतर बनाने में वो सपोर्टिव नहीं होते हैं। प्योर फॉरेस्ट पर व्यक्तिगत रूप से ये हम चिंता करते हैं कि प्योर फॉरेस्ट होना चाहिए। 33% जो हमारा एरिया लैंड है टोटल, उसमें 33% में फॉरेस्ट होना चाहिए। तो वहीं वित्त मंत्री ने बजट में झारखंड को शिक्षा में इनोवेशन हब बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही पर्यटक स्थलों को टूरिस्ट सर्किट बनाने का भी ऐलान किया गया। कुल मिलाकर झारखंड का अब हुआ बजट सबका फेवरेट बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज जामताड़ा और मिहिजाम को एक बड़ी सौगात दी है। शिक्षा और खेल के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उन्होंने चाकड़ी आदिवासी हॉस्टल में एकेडमिक बिल्डिंग और मिहिजाम में एक अत्याधुनिक फुटबॉल स्टेडियम का भव्य शिलान्यास किया है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस मौके पर कहा कि ये केवल एक भवन या स्टेडियम नहीं, बल्कि हमारे बच्चों और युवाओं के उज्जवल भविष्य की बुनियाद है। हमारा मकसद जामताड़ा को शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल में मॉडल जिला बनाना है। देखिए, जामताड़ा के छात्र के उज्जवल भविष्य को देखते हुए मैंने यहाँ पर एक विशाल एकेडमिक भवन मैंने दिया है। और जब मेरे पास फाइल आया था तो मैंने मांग किया था भवन से कि यहाँ पर जामताड़ा को हमको विस्तार करना है। यहाँ पे मेरा आदिवासी छात्रावास भी है, हॉस्टल भी है। इससे पहले भी मैंने कॉलेज यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्डिंग है यहाँ पर, तो एकेडमिक बिल्डिंग नहीं है। तो बहुत मुश्किल से लड़की हमने लाया है और आज अपने बच्चों को हम दे रहे हैं। जब यहाँ एकेडमिक बिल्डिंग होगा तो आप लगिए कि बढ़ता जा हमारा जामताड़ा, आगे आते हमारा जामताड़ा, तो एक नया लंबा लकीर हम खींचने जा रहे हैं। झारखंड का औद्योगिक शहर जमशेदपुर इस समय दिवाली जैसी भव्य रोशनी से नहाया हुआ है। यह आयोजन टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा की 186वीं जयंती के अवसर पर किया गया है। बता दें कि रविवार को उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने जुबली पार्क में लाइटिंग का उद्घाटन किया, जिसके साथ ही पूरा शहर जगमगा उठा। इस आयोजन में टाटा स्टील के एमडी सह सीईओ टीवी नरेंद्रन, टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। लाइटिंग उद्घाटन के बाद एन चंद्रशेखर ने जुबली पार्क का दौरा किया और कहा कि वहां लगी जमशेदजी टाटा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने टाटा स्टील के कर्मचारियों और जमशेदपुर के नागरिकों को संस्थापक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। और हमारा टाटा ग्रुप का डेटा, देश का डेटा, उसमें ट्रेन करने के लिए क्या करना चाहिए और ये एप्लीकेशंस में क्या करना चाहिए, वर्चुअल वर्कर्स, ये एजेंट्स और ये ह्यूमन आर्ट्स में क्या करना चाहिए, विचार चल रहा है। वी विल मेक सम इन्वेस्टमेंट्स, बट मैं इतना कहूँगा ये से बहुत प्रोडक्टिविटी मिलेगा और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगा। थैंक यू। तो वहीं जमशेदजी टाटा के 186वीं जयंती के अवसर पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी उन्हें फूलमाला पेश कर खराज अकीदत पेश की है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि जमशेदजी टाटा ने लौह नगरी जमशेदपुर को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक सुविधाओं का शहर बनाने का सपना देखा था। यहाँ रहने वाले हर वर्ग के नागरिकों को बेहतर और गुणात्मक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का सपना उन्होंने देखा था। उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि जमशेदपुर आज देश के प्रसिद्ध और उन्नत शहर के रूप में विश्व विख्यात है। चतरा पुलिस ने 18 लाख के इनामी टीएसपीसी संगठन के रीजनल कमांडर आक्रमण उर्फ रविंद्र गुंजू उर्फ राम विनायक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इसमें लावालौंग निवासी आक्रमण की पत्नी सह लावालौंग की पूर्व प्रमुख नीलम देवी, कुंदा थाना क्षेत्र के लुकुइया
गांव निवासी अमृत गुंजू और मांडू गुंजू क्षेत्र कतर गांव निवासी सचिन कुमार शामिल हैं। सभी को गिरफ्तारी हंटरगंज थाना क्षेत्र के पत्सुगिया पुल के पास से की गई है। उनके पास से क्रेटा वाहन भी जब्त किया गया है। आक्रमण की निशानदेही पर अमेरिकन राइफल सहित भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद किया गया है। आक्रमण पर झारखंड सरकार ने 15 लाख और एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। ये जानकारी एसपी विकास कुमार पांडे ने रविवार को पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के कलिकापुर पंचायत के डोकर साई गांव में आधा अधूरा सरकारी सिंचाई कुआं बनकर छोड़ दिया गया है। वहीं ग्राम प्रधान ने उचित जांच कर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि यह सरकारी सिंचाई कुआं 35 फीट का बनना था, लेकिन 12 फीट ही कुआं की खुदाई की गई। कुछ मजदूर महिला ने कहा कि काम करने के बाद भी हम लोगों को मजदूरी नहीं मिली है। ये मामला 2024 का है। ये मनरेगा का कुआं है जो ये 2025 भी अभी आ चुका है। ये गांव का पानी का बहुत दिक्कत है और इसलिए ये मनरेगा का कुआं खुदाई हो रहा था। 2024 का है। अभी लगभग इसका 15 फीट लगभग है। इसका 35 फीट होना अनिवार्य है, लेकिन लेबर लोग जो मनरेगा का जो काम किया हुआ है अभी तक वो लोग को सही ढंग से पैसा नहीं मिला है। गढ़वा जिला के जोबरैया स्थित स्वामी विवेकानंद एकेडमिक स्कूल परिसर में जागृति युवा क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडे सहित कई लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया है। इस दौरान पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि मैं पूर्व से ही इस क्लब का हिस्सा रहा हूं और नियमित रूप से रक्तदान करता आया हूं। ये अति पुनीत कार्य है और क्लब का प्रयास सराहनीय है। अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडे ने क्लब की जागरूकता अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि गांव में महिलाओं को रक्तदान के लिए आगे आना सामाजिक बदलाव का संकेत देती है। इस वर्ष ये 7वां इनका मेगा रक्तदान शिविर है और इस वर्ष 150 यूनिट रक्त संग्रह हुआ है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में भी जो बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा ऐसे आयोजन किए जाते हैं, उनमें भी 100 की संख्या पार होना, 100 का आंकड़ा पार होना मुश्किल हो जाता है। तो मैं युवा जागृति क्लब के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों और रक्तदाताओं को, जो जिनको जागरूक करने में युवा जागृति क्लब का बहुत बड़ा योगदान है। आज इतने जागरूक हो गए हैं लोग कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आगे बढ़ चढ़ कर आकर रक्तदान कर रहे हैं। युवा जागृति क्लब के लिए सराहना के शब्द नहीं है हमारे पास, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और आगे ये कार्यक्रम और अपनी बुलंदियों को छुए। आज 150 यूनिट हुआ है, कल 500 हो, 1000 हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग। भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ का कार्यकर्ता सम्मेलन बोकारो सिटी पार्क में वरीय संयुक्त महामंत्री शंभू कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। संचालन कार्यकारी महामंत्री सुरेंद्र महतो ने किया। बतौर मुख्य अतिथि संघ के अध्यक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। मरांडी ने कहा कि सेल प्रबंधन कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहा है। अभी तक 2017 का वेतन समझौता अधूरा है। कर्मचारियों को 39 महीने का एरियर और पर्क्स भी अभी मामला सेल प्रबंधन ने उलझा रखा है। साथ ही ग्रेच्युटी पर सीलिंग का फैसला करके कर्मचारियों को रिटायर्ड में आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सेल प्रबंधन इस पर एनजेसीएस की बैठक बुलाकर जल्दी सुलझाए। साथ ही 2017 का अगला वेतन समझौता अभी से शुरू करे ताकि ये समय से हो सके। देखिए, वनभोज ही नहीं होता है। इस्पात कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता एक साल में जुटते हैं और जब एकत्रित होते हैं तो स्वाभाविक है कि समूह में खाएंगे भी और जितने मजदूरों की जो समस्या है, चाहे संगठित क्षेत्र हो चाहे असंगठित क्षेत्र हो, उन समस्याओं के बारे में चर्चा भी करते हैं और चर्चा ही नहीं बल्कि उसका रेजोल्यूशन भी पास करते हैं और फिर प्रबंधन से और फिर सरकार से जो भी उसमें विषय रहता है उससे डिमांड भी रखते हैं, क्योंकि मजदूर काम करते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं आखिर उनका समाधान तो होना ही चाहिए। और उसके लिए टीओसीसी से जो तिवारी जी खुद आए हैं महामंत्री, जो राष्ट्रीय स्तर पर काम देखते हैं,
ताकि उन समस्याओं को लेकर के चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो या श्रम मंत्रालय हो, सभी मंत्रालयों से जो जुड़ा हुआ मामला होता है उस पर फिर वार्ता होती है ताकि उन समस्याओं का समाधान। गढ़वा के दुर्की थाना क्षेत्र के पुतुर गांव निवासी रामधनी बैठा की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के नाती और पत्नी सचिनी देवी के बयान पर दुर्की पुलिस ने गांव के ही राजेश्वर बैठा और संजय बैठा दोनों सगे भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अभी कुछ देर पहले सूचना मिला था कि शारदा के पीपरगढ़ी टोला में पाही पर रामधनी बैठा, उम्र करीब 70 वर्ष, पिता स्वर्गीय उखम जी जो पुतुर के रहने वाले हैं, उनकी हत्या राजेश्वर बैठा, संजय बैठा एवं उनके परिवार तथा अन्य लोगों के द्वारा एक राय बनाकर टांगी से कर दी गई है। जिस सूचना के बाद हम लोग दल बल के साथ यहाँ पहुँचे हैं और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये घटना कब की है सर? ये घटना अभी 2:30-3 बजे की शाम की बताई जा रही है। क्या मामला को लेकर ऐसा हुआ सर? अभी तक जो जानकारी मिल रही है उससे इन लोग का कहना है कि राजेश्वर बैठा के एक भाई थे जो होमगार्ड में थे, उनकी मृत्यु कुछ दिन पहले हुई थी। गढ़वा जिला के रंका इलाके में इन दिनों लगातार हाथियों का आतंक बना हुआ है, जिसमें स्थानीय ग्रामीण काफी परेशान हैं। साथ ही ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। मृतक की पहचान चुतरू पंचायत के बरदरी गांव निवासी के रूप में की गई है। साथ ही दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायल व्यक्ति की पहचान विश्रामपुर पंचायत के बोरही गाँव निवासी हरि कोरवा के रूप में की गई है। घटना यही हुआ कि उधर पश्चिम साइड से आ रहा था, इन लोग हला होते हुए आगे तापते हुए, आगे लहराते हुए, इसके बाद जो है कि तब तक देखा कि पहुंच गया, भागते भागते घर पर अंदर जाते जाते तब लपट लिया उसको। लपटने के बाद पटक करके मुआ करके फिर दूसरे घर चला गया और उधर से भी फिर लौटा, उधर से खाया, गेहूं खाया, आलू खाया, उधर से आया, फिर इनको घर दोबारा गिराने लगा। फिर दोबारा गिराने के बाद फिर लाश के पास गया। फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी 3 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में हैं। वो सुबह सुबह गिर के जंगलों में सफारी का आनंद ले रहे हैं। उसके बाद यहीं शासन में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आइए इसी बहाने जानते हैं कि गिर के जंगल, वहाँ के शेरों और अन्य खासियत के बारे में। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना साल 1965 में हुई थी। ये गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। ये एशियाई शेरों के प्रवास स्थल के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर है। ये अकेली जगह है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। ये एक संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ एशियाई शेरों के अलावा तेंदुए, जंगली सुअर, नीलगाय, 4 सींग वाले हिरण समेत अन्य अनेक जीव जंतु, पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। और आज ये जंगल पूरी तरह से विकसित है, सुरक्षित है, लेकिन हरदम ऐसा नहीं था। पहले इसकी दशा बहुत अच्छी नहीं थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान में सीएम के रूप में नरेंद्र मोदी की रुचि के बाद न केवल यहाँ सुविधाओं का विकास हुआ है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के साधन बड़े पैमाने पर विकसित हुए हैं। यहाँ महिला सुरक्षा गार्ड्स भी तैनात की गई हैं, जो अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। बिहार से एक बड़ा सियासी बयान आया है। दरअसल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार में थे तब याद नहीं था सामाजिक पेंशन, जब देश में किंग मेकर थे तब याद नहीं था। चुनाव के मौसम में चुनावी वैज्ञानिक बनने का क्या मतलब है? किंग मेकर थे तब याद नहीं था। जाति जनगणना, किंग मेकर तो थे, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार। या अच्छी बात है, लगातार ये सामाजिक पेंशन है, ये तो बढ़ाने की बात चली रही है। चुनाव के मौसम में चुनाव वैज्ञानिक बनने का क्या मतलब? आप कितना आवाज करिएगा? बजट का क्या मीनिंग? 4,000 8,000 पर लोगों पर कर्ज चढ़ गया बिहार पर, और लगभग 91 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट बर्बाद हो गया। फरवरी में 40,000 करोड़ के लगभग शेयर मार्केट बर्बाद। भारत में आम लोग कहाँ जा रहे हैं? आम लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। ये आवाज जो बजट का दिखाते रहते हैं।
महाकुंभ संपन्न हो चुका है। ऐसे में जो लोग महाकुंभ पहुंचकर डुबकी नहीं लगा पाए उनके लिए सरकार ने गंगा जल भेजने की व्यवस्था की है, जिसके क्रम में संभल जिले में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां जल लेकर पहुंची। इस गंगा जल को प्राचीन तीर्थ श्री वंश गोपाल समेत कई प्रमुख तीर्थों में छुड़वाया गया है ताकि लोग इसमें स्नान कर महाकुंभ जैसा पुण्य हासिल कर सकें। देखिए स्टोरी। महाकुंभ संपन्न हो चुका है। ऐसे में जो लोग महाकुंभ पहुंचकर डुबकी नहीं लगा पाए उनके लिए सरकार ने गंगा जल भेजने की व्यवस्था कर दी है, जिसके क्रम में संभल जिले में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां जल लेकर पहुंची। इस गंगा जल को प्राचीन तीर्थ श्री वंश गोपाल समेत कई प्रमुख तीर्थों के तालाबों में छुड़वाया गया है ताकि लोग इसमें स्नान कर महाकुंभ जैसा पुण्य हासिल कर सकें। इस अभियान के जरिए संगम का जल फायर ब्रिगेड की गाड़ी संभल लेकर पहुंची। यहाँ सबसे पहले एक तस्वीर सामने आई जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक बन रही है। जब गंगाजल से भरी जल की गाड़ी गुजरी तो आसपास खड़े मुस्लिम भाइयों ने भी खुशी खुशी उस पर हिंदू भाइयों संग फूल बरसाए। बता दें कि 2 तीर्थ स्थलों के स्नान कुंड में त्रिवेणी के जल को विधि विधान पूर्वक पूजन करने के बाद जय घोष के साथ प्रवाहित किया गया। आज यानी 3 मार्च से जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सेशन शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण से हुई है। सेशन के दौरान कुल 22 बैठकें होंगी। बता दें कि करीब 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। वहीं 7 मार्च को मुख्यमंत्री उमर बजट पेश करेंगे। इस सेशन के शुरू होने से पहले विधायकों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज यानी 3 मार्च से जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण से हुई। सत्र के दौरान कुल 22 बैठकें होंगी। बता दें कि करीब 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में बजट सत्र शुरू हुआ है। वहीं 7 मार्च को मुख्यमंत्री उमर बजट पेश करेंगे। इस सत्र के शुरू होने से पहले विधायकों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहली सेशन के दौरान भी हमने कहा जो भी हमारी जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, जो भी हमारी सियासी जो भी हमारे मामलात हैं उनको भी रेज़ करेंगे और साथ ही साथ जो डेवलपमेंटल वादे जो सरकार ने किए या जो हमारे मैनिफेस्टो में भी जो बातें थी उन चीज़ों को हम उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उन मसाइल का जो है हल हो। तो क्या लगता है, जैसे स्टेट हुड की बात कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, स्टेट हुड की बात नहीं करेंगे बल्कि हम 370 और 35A की भी बात करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि एक कन्फ्यूजन है सरकार के अंदर। जो लोग जिनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर साहब इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, ऑल पार्टी मीट कर रहे हैं बिफोर सेशन, वो लोग तो क्लियरली ओपनली अपोज करते हैं। अब उनके अलाइंस में कौन है यहाँ, कांग्रेस है या आप है, और उन्होंने जो है उन्होंने हमारे खिलाफ वोट किया है वहाँ। अगर आपकी बात करें तो उन्होंने हमारे खिलाफ वोट किया है। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे कांग्रेस की तो उनका कोई क्लियर स्टैंड है नहीं। तो लिहाजा एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज कर रही है सरकार और उमर साहब। इनकी नीयत साफ नहीं है 370 और 35A को लेके। अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये PDP को बुलाते, हमें बुलाते, हर उस दल को बुलाते, हर उस पार्टी को बुलाते जो कि 370 और 35A की डिमांड करते हैं। उसके बरक्स आप देख लीजिए कि वो उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं जो कि 370 और 35A के खिलाफ हैं, वो उन्हीं के साथ मीटिंग्स कर। मैम क्या कहेंगे, आज पहला दिन है बजट सेशन का? अल्लाह का शुक्र है कि बजट सेशन हो रहा आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी बात है, हम सब के लिए अच्छी बात है कि आज जम्मू में जो बजट सेशन की शुरुआत है, मुझे लगता है एक बहुत खुशाइंद कदम है और इंशाल्लाह लोगों के लिए अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। चले इश्यूज क्या हैं? इश्यूज अब उठाएंगे ऑनरेबल MLAs, हम लोग जवाब देंगे। जो इश्यूज उनका कंसर्न होगा उस पर बात की जाएगी। स्टेट हुड जो है वो स्टेट हुड एक बड़ा इशू।
स्टेटहुड के लिए हमने ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास किया हुआ है मेजॉरिटी से, तो इंशाल्लाह स्टेटहुड पे बात करेंगे। पहले भी बात की है, अब भी करेंगे। अच्छी बात है, एक लोगों की चुनी हुई सरकार जो है पिछले 6 साल के बाद, और अगर आप देखेंगे एक 2018 के एक बड़े लंबे 7 साल से ज़्यादा लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो अपना बजट पेश करेगी। और मुझे लगता है कि ग्रांट एंड एड्स जो हैं या यहाँ पे डिमांड्स पे जो डिस्कशन होगी, और मुझे लगता है लोगों के रोज़मर्रा के जो मसले हैं उन पे चर्चा भी होगी। सर, अपोजिशन का कहना है कि स्टेटहुड का इशू जो है वो मेन रहेगा, वो लेके आएंगे उस पे बात। नहीं, वो अपना अपना है, अपनी अपनी बात है, वो हर आदमी को बात रखने का हक है। लेकिन मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए, और ये बजट सेशन है, तो जो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं या दूसरी बातें कर रहे हैं वो यहाँ की डोमेन नहीं है। पहला सेशन यहाँ पे है, उसमें लोगों के कामों के लिए बहुत उम्मीद है वहाँ पे, और ये एक सेशन जो है ख़ास तौर पे बजट के ऊपर 8 साल के बाद जो आने वाला है, लोगों की उम्मीदों के ऊपर हम लोग खरा उतरे, उसके लिए ही ये बजट सेशन है। कांग्रेस का कहना है कि स्टेटहुड की वो बात करेंगे इस बजट सेशन में। अपनी अपनी बात रखने का सबको अपना हक है, मगर मैं जो कह सकता हूँ कि वो स्टेटहुड की बात जो है वो रखने का कोई बात नहीं है। ये तो काम के लिए और जो बजट सेशन है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए और सरकार के काम की उपलब्धियां कराने के लिए और हर विधायक को अपनी बात रखने के लिए ये बजट सेशन है। रियासत झारखंड की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।